Good morning students. Welcome back in business studies class. In today's session we are going to discuss the most important topic of partnership organization, that is minor as a partner. A person less than the age of 18 comes under the category of minor. The main feature of a minor is that he lacks the capacity to enter into a contract. In other words, the contract signed with the minor is completely void. It means if a minor refuses to fulfill the promise done to the other party, then that party cannot move to the court for the implementation of the contract. बच्चे, जो पर्सन 18 ईयर्स से कम एज का है वो पर्सन किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? माइनर पार्टनर की कैटेगरी में लाई कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक माइनर पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई प्रॉमिस कर लेता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। वो थर्ड पार्टी अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करवा पाती है तो उस माइनर पार्टनर के अगेंस्ट वो कोर्ट में नहीं जा सकती है। वो ये नहीं कह सकती कि इस फर्म के एक पर्टिकुलर पार्टनर ने हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो इनके ऊपर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट लगाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था? वो माइनर पार्टनर ने किया था। और माइनर पार्टनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, वॉइड होता है। According to section 30 of the Indian Partnership Act 1932, a minor cannot be a partner but he can be made a partner in the profits with the consent of all the other partners. एक पार्टनर जो है, माइनर पार्टनर जो है, वो फर्म में पार्टनर हो सकता है। अदर पार्टनर अगर चाहें तो, उनकी विलिंगनेस हो तो वो उसे अपनी फर्म में पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि वो जो माइनर पार्टनर है सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर होगा, लॉसेस के लिए वो लायबल नहीं होगा। इन दिस वे ए माइनर कैन बी पार्टनर बट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ए फुल फ्लैश पार्टनर। प्रीवियस वीडियो में हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं, फुल फ्लैश पार्टनर और नॉन फुल फ्लैश पार्टनर। तो वहां हमने माइनर पार्टनर की कैटेगरी जो डिस्कस की थी बेटा, तो वो हमने कहाँ डिस्कस की थी? नॉट फुल फ्लैश पार्टनर की कैटेगरी में ही हमने माइनर पार्टनर को डिस्कस किया था। The rights and responsibility of a minor partner can be divided into the following categories. First one is position of a minor partner before attaining majority, position of a minor partner on attaining majority. अब वन बाय वन हम इन दोनों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे बेटे। वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोजिशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। अब माइनर पार्टनर जो है अभी उसकी मैच्योरिटी का लेवल नहीं आया है, यानी कि वो माइनर की कैटेगरी में ही स्टैंड कर रहा है। उस टाइम पर उस माइनर पार्टनर के क्या राइट्स होंगे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, दो टॉपिक्स हम यहाँ कवर करेंगे। फर्स्ट हम उसके डिस्कस कर रहे हैं राइट्स। फर्स्ट राइट उसका क्या रहेगा? राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। माइनर पार्टनर अपने प्रॉफिट्स और एसेट्स में शेयर के लिए दूसरे पार्टनर्स के ऊपर केस भी फाइल कर सकता है, उनसे डिमांड भी कर सकता है कि मेरे जो टोटल प्रॉफिट में मेरा इतना शेयर बनता है मुझे दिया जाए। अगर कंपनी की जो एसेट्स डिवाइड हो रही हैं, फर्म की एसेट्स डिवाइड हो रही हैं, तो इन एसेट्स में मेरा एक पर्टिकुलर शेयर बनता है, ठीक है, तो वो भी उस अपने शेयर के लिए डिमांड कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। माइनर पार्टनर को पूरी तरह से राइट है कि वो फर्म की अकाउंट्स की बुक्स को चेक कर सकता है, उनकी एक कॉपी की डिमांड कर सकता है कि मुझे भी इन बुक्स की एक कॉपी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की एक कॉपी, बैलेंस शीट की एक कॉपी जो है वो मुझे भी इशू की जाए, उनकी वो डिमांड कर सकता है। राइट टू फाइल सूट। ए माइनर पार्टनर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द फर्म फॉर द पेमेंट ऑफ हिज शेयर एट द टाइम ऑफ द क्विटिंग द पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप फर्म से वो जा रहा है, ठीक है बेटा, अगर माइनर है अभी उसका मैच्योरिटी लेवल नहीं आया है, पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, उसके जो प्रॉफिट्स में शेयर है, उसका जो एसेट्स में शेयर है, जो कि हमने वेरी फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है कि उसे मिलना चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, तो वो फर्म के अगेंस्ट, अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट फर्म पे क्या कर सकता है, पार्टनर्स पे क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। नाउ कम टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर की ओनली एंड ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अगर फर्म को लॉस हो रहे हैं
तो जितना कैपिटल माइनर पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट किया है उस कैपिटल के अमाउंट तक ही वो लॉस बियर करने के लिए लायबल रहेगा. ए माइनर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड only to the extent of his invested capital in the firm. Now come to the second position, that is position of minor partner on attaining majority. अब वो लेवल आ चुका है कि माइनर पार्टनर क्या हो चुका है, मेजर हो चुका है. अब मेजर होने के बाद अब माइनर पार्टनर के पास क्या क्या सिचुएशंस आती हैं. ए पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द माइनर्स विलिंगनेस टू रिमेन ए पार्टनर और not is to be served by him. This notice is to be produced within 6 months of his attaining maturity. He will be considered as full-fledged partner in the absence of such a public notice. His position in the firm is determined on the very basis of his notice. एक माइनर पार्टनर जिस दिन मेजर हो जाता है उस दिन से विदिन 6 months उसे एक कोर्ट में नोटिस लगाना होता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक नोटिस, कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, कंटिन्यू पार्टनर बने रहना चाहता हूँ. ठीक है, और या फिर मैं इस फर्म से अब अपना कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, मैं इस फर्म में जो मेरी पार्टनरशिप थी उसे विड्रॉ करना चाहता हूँ. इस तरह का पब्लिक नोटिस उसे विदिन 6 months कोर्ट में ज़रूर लगाना होता है. अगर वो ऐसा नोटिस नहीं लगा रहा है, ठीक है, इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं लगा रहा है, तो इस नोटिस की एब्सेंस में वो फुल फ्लैश पार्टनर की कैटेगरी में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी पब्लिक नोटिस. द पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज. वन इज व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन ए पार्टनर और व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन ए पार्टनर. कि अगर वो पब्लिक नोटिस लगा देता है कि मैं फर्म में पार्टनर रहना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या सिचुएशंस होंगी. अगर वो ये नोटिस लगा देता है कि मैं अब इस फर्म में अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या सिचुएशंस होंगी, अब हमने ये डिस्कस करना है. व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन ए पार्टनर, अब फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि वो कहता है कि मैंने अब फर्म में एज ए फुल फ्लैश पार्टनर जो है वो वर्किंग को ज्वाइन करना है, मैं इस फर्म में कंटिन्यू करना चाहता हूं अपनी पार्टनरशिप को. हिज लायबिलिटीज विल बी अनलिमिटेड लाइक द अदर पार्टनर्स. ही विल आल्सो गेट शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. अब प्रॉफिट्स के साथ साथ उसका शेयर जो है वो किस में हो जाएगा, लॉसेस में भी होगा. पहले उसका शेयर क्या था, सिर्फ प्रॉफिट्स में था. रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या थी, अप टू द इन्वेस्टेड कैपिटल, लेकिन अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई. He will be responsible for the acts of the firm made during his tenure of minority. Minority के लेवल में उसने जो भी कंपनी जो भी फर्म के साथ, कंपनी वर्ड यूज नहीं करना आपने, जो भी फर्म के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे उन सब के लिए वो लायबल नहीं था. क्यों, क्योंकि वो क्या था, माइनर था. थर्ड पार्टीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे उन सब के लिए भी वो लायबल नहीं था, क्योंकि वो क्या था, माइनर था. लेकिन अब एट प्रेजेंट वो क्या हो गया है, मेजर हो गया है. तो उसके माइनॉरिटी के पीरियड में जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने थर्ड पार्टीज के साथ किए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फर्म ने अदर पार्टीज के साथ किए, उन सब के लिए भी वो अब क्या होगा, लायबल होगा लाइक अदर पार्टनर्स. सेकेंड केस इज व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन ए पार्टनर. वो कहता है कि मैं अपनी पार्टनरशिप को विड्रॉ कर रहा हूँ, मेजर हो गया हूँ, लेकिन मैं इस फर्म में अब अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ. तो क्या क्या कंडीशंस उसके पास रहेंगी. हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी ऑफ माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस. जिस नोटिस को उसने पब्लिक नोटिस की फॉर्म में कोर्ट में लगाया है, ठीक है, उस डेट तक उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस फॉर्म में रहेंगी, माइनर पार्टनर की फॉर्म में रहेंगी. यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अप टू द कैपिटल इन्वेस्टेड, वो प्रॉफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. अकाउंट्स की बुक्स चेक कर सकता है, प्रॉफिट और एसेट्स के लिए अदर पार्टनर्स से डिमांड कर सकता है. ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस. फर्म जो भी काम कर रही है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अदर पार्टीज के साथ, उन पार्टीज के साथ वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होगा. He has the right to file a suit against other partners
for demanding a share in the assets and profits. अगर अदर पार्टनर्स फर्म उसके एसेट्स का शेयर उसे नहीं दे रहे हैं, उसके प्रॉफिट्स का शेयर उसे नहीं दे रहे हैं, तो वो उनके अगेंस्ट, फर्म के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप डीड. ये टॉपिक बच्चे मोस्टली 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है. द रिटन एग्रीमेंट ऑन ए स्टैम्प्ड पेपर विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड. जब हम पार्टनरशिप का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर भी ये टर्म मैंने छोटी सी थी, आपको थोड़ा सा डिस्कशन किया था इस टर्म का, पार्टनरशिप डीड का. पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? पार्टनर्स ने मिलजुल कर काम करना होता है, और जब भी हम टीम में वर्क करते हैं, ग्रुप में वर्क करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सभी अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, डिवाइड कर लें, ताकि आपस में कोई भी डिस्प्यूट ना हो. अब वो डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए एक रिटन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट किया जाता है. उस कॉन्ट्रैक्ट का ही नाम क्या होता है बेटे? पार्टनरशिप डीड होती है. उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर्स ने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस लिखे हैं, कुछ ड्यूटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हैं. ठीक है, वो सब बातें कहाँ लिखी जाती हैं? इस रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं, और ये रिटन डॉक्यूमेंट स्टैम्प्ड पेपर पर राइट किया जाता है, और इस रिटन डॉक्यूमेंट का नेम होता है पार्टनरशिप डीड. इट जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. फर्स्ट इज नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन और एड्रेस ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, टर्म्स रिलेटेड to salaries, drawings, interest on capital and interest on drawings of partners, duties and obligations of partners, terms governing admission and retirement of a partner, preparation of accounts and their auditing, method of solving disputes. Mostly जो partnership deed है वो इन्हीं terms को cover करती है. Now come to the next topic, that is the registration of partnership firm. बच्चे देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंपलसरी नहीं है. पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया ज़रूर गया है, लेकिन कहीं पर ये बात राइट नहीं की गई है कि हर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. लेकिन अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. इसीलिए पार्टनर्स को चाहिए कि वो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाएं. ठीक है, तो हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन का मीनिंग भी डिस्कस करना है, थोड़ा सा उसका प्रोसीजर भी डिस्कस करना है, और उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी नीड को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंटरिंग द फर्म्स नेम अलोंग विद द relevant prescribed particulars in the register of firms kept with the registrar of the firms. रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स जो होता है बेटा, उसके ऑफिस में एक रजिस्टर होता है. उस रजिस्टर में हम अपनी फर्म का नेम रजिस्टर्ड कराते हैं. रजिस्टर्ड कराने के लिए हमें एप्लीकेशन के साथ कुछ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट भी वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाने होते हैं, जो इस बात का प्रूफ होते हैं कि हमारी जो फर्म है वो एक लीगल फर्म है. उसके जो पार्टनर्स हैं उनके नेम, एड्रेस, उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, किस टाइप का बिजनेस करेगी हमारी फर्म, ये सभी जो है उसमें एक लीगल एविडेंस की फॉर्म में सभी पेपर्स जो हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म. इट इज ऑप्शनल फॉर ए पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड. In case a firm does not get registered, it is deprived of many benefits. ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है. ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको नहीं मिलते हैं. इट इज डिप्राइव्ड ऑफ मैनी बेनिफिट्स, छूट जाते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स, उस फर्म को नहीं मिल पाते हैं. द consequences of non registration of a firm are as follows. A partner of an unregistered firm cannot file a suit against the firm or other partners. अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी दूसरी फर्म पर केस फाइल नहीं कर सकते. ठीक है, और ना ही एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर केस फाइल कर सकता है. द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज. आपकी बिजनेस फर्म जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकती. द फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनर.
फर्म भी अपने किसी पार्टनर पर कोई केस फाइल नहीं कर सकती। तो ये सारे बेनिफिट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स कब मिलते हैं आपको कि आप किसी थर्ड पार्टी पर केस कर सको, आपकी फर्म जो है पार्टनर्स पर केस कर सके। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कब मिलते हैं, जब आपने फर्म को क्या करवाया है, रजिस्टर्ड करवाया है। नाउ कम टू द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। In view of these consequences, it is therefore advisable to get the firm registered. According to the Indian Partnership Act 1932, the partners may get the firm registered with the registrar of the firms of the state in which the firm is situated. The registration can be at the time of formation or any time during its existence. वैसे तो रजिस्ट्रेशन कराना क्या है बच्चे, ऑप्शनल है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स को देखते हुए हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी फर्म को क्या कराना चाहिए, रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। कहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिस स्टेट में हमारी फर्म एस्टेब्लिश की है हमने, उसी स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिस में ही हमारी फर्म क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी। और हम अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कब करवा सकते हैं, जब हम अपनी फर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि वेरी फर्स्ट डे से करवा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी फर्म का फॉर्मेशन हो चुका है प्रीवियस 2 इयर्स में या प्रीवियस 10 इयर्स में, तो एट प्रेजेंट अगर आपकी फर्म का एग्जिस्टेंस चल रहा है तो आप अपनी फर्म को आज भी रजिस्टर्ड करवा सकते हो। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एप्लीकेशन लगानी है, ठीक है, कहाँ, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। कहाँ होगा रजिस्ट्रार का ऑफिस, जिस स्टेट में आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, कहाँ कहाँ बिजनेस और करेगी, उन प्लेसेस के नेम भी हमें राइट करने पड़ेंगे एप्लीकेशन में। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, क्योंकि अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो उसका ड्यूरेशन होगा, और अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप बाय विल है, तो उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होगा। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। फी जो है स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है। द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म्स and will subsequently issue a certificate of registration। अगर रजिस्ट्रार आपके सभी पॉइंट से सेटिस्फाइड हो जाता है, ये जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए, ठीक है, इन सब पॉइंट से वो सेटिस्फाइड हो जाता है, तो रजिस्ट्रार जो है वो आपकी फर्म का नेम रजिस्टर में एंटर कर लेता है, रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एंटर कर लेता है, और आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है। दिस सर्टिफिकेट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है बेटा फर्म को रजिस्टर्ड करवाने का। फाइनली स्टूडेंट्स, हमने अपना पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप का कंसेप्ट, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये सब कुछ हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, वन इज माइनर एज ए पार्टनर एंड सेकंड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप डीड को भी हमने यहाँ थोड़ा सा कवर किया है, जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो बच्चे, अब आपने इस चैप्टर के सभी केस स्टडीज को बहुत अच्छे से जो है अपनी बुक में से स्टडी करना है, प्रिपेयर करना है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं केस स्टडीज से रिलेटेड वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।